और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में गैस लीक होने के वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन अफराद का ताल्लुक कुपवाड़ा के टंगडार से था और वो श्रीनगर के बेमिना इलाके में किराए के मकान में मुकीम थे। महलूकीन की शनाख्त साबिक फौजी खुर्शीद अहमद, उनकी अहलिया, वालिदा और 2 बच्चों फैजान और फुरकान के तौर पर की गई है। लाशें श्रीनगर के JVC अस्पताल में है। चूंकि बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा से टंगडार तक सड़क राब्ता बंद है, इसलिए महलूकीन के रिश्तेदार लाशों को एयरलिफ्ट करने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ बिमना कॉलोनी में मंसूर कॉलोनी है, बिमना में बाईपास पे, जहाँ पे एक किराए की अकोमोडेशन पे एक ही कुंबे के 5 अफराद थे। मकान मालिक से दरियाफ्त करने पे पता चला है कि पिछले हफ्ते इन्होंने ये अकोमोडेशन किराए पे ली थी, जिसमें एक खुर्शीद अहमद नामी शख्स टंगडार का, उसकी अहलिया, उसकी वालिदा जो कि अलील थी, जो JVC इस अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, और उसके 2 बच्चे रह रहे थे। सुबह वहाँ पे पड़ोसियों को पता चला कि वहाँ दरवाज़ा नहीं खुला या उस तरह से उन्होंने हमें इतला दी और पुलिस टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची। उन 5 अफरादी खाना को हमने यहाँ अस्पताल में लाया हुआ है। इस तरह से अंदाजे से लग रहा है कि सफोकेशन की वजह से, गैस वगैरह ऑन रहने की वजह से इब्तिदाई तौर लग रहा है कि इनकी शायद मौत वाक़ा हुई है। मज़ीद तिबी अमला यहाँ का इसमें हमें राय देगा कि क्या वाक़ा दरपेश आया है। There was no cardiac activity, no pulse when we examined these patients, and we will say clinically they were dead when we received those patients. The ECG was flat at the time of examination, and at this point of time we cannot say what is the actual cause of death. So the actual cause of death has to be ascertained at post-mortem autopsy. We can just guess there might be having this carbon monoxide poisoning, because they were found unconscious in a closed room. Maybe they might have kept open this gas bukhari. That might be the cause of death. एक तरफ एक दिलदोज हादसा जिसमें एक पूरे खानदान का सफाया हो गया, और उस पर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अब इन लाशों को यहाँ से 190 किलोमीटर दूर करना पहुँचाने का कोई इंतज़ाम फ़िलहाल नज़र नहीं आता। सियासतदानों ने टनल बनाने के, साधना टनल बनाने के कई वादे किए, लेकिन वफा नहीं हुए। अब इन लोगों की सिर्फ एक इल्तिजा है कि इन लाशों को घर तक पहुंचाने का कोई इंतज़ाम किया जा सके। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के दोनों अतराफ मुसलसल बर्फबारी और बारिशों की वजह से वादी को मुल्क के बकिया हिस्सों से मिलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमांदा हो गई है। अगरचे शाहराह से बर्फ हटाने का काम जारी है, ताहम लगातार बर्फबारी की वजह से काम में मुश्किलात हायल रही। उधर इंतजामिया ने पिस्सियां गिरने की वार्निंग जारी की है और मुसाफिरों को फिलहाल कौमी शाहराह पर सफर न करने की हिदायत दी है। हुक्काम का कहना है कि मौसम में बेहतरी के साथ ही कौमी शाहराह को बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। रवां साल कबल अज वक्त बर्फबारी से कश्मीरी सियाहत को फरोग मिला है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से सयाह इन दिनों कश्मीर के हसीन वादियों में है। कई बरसों बाद श्रीनगर में दिसंबर के महीने में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद खुश हैं। वहीं खराब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू शाहराह बंद रहने से कई सयाह फंस कर रह गए। शदीद बर्फबारी से कई परवाजें भी मनसूख हुई हैं। इसके बावजूद बाज़ सयाहों का कहना है कि इन्हें मजीद चंद दिन यहाँ के मौसम का मजा लेने का मौका मिल गया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम देखी है स्नोफॉल। स्नो तो देखी थी, लेकिन ये जो स्नोफॉल हो रही है हमने फर्स्ट टाइम देखी। हमको बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। ठंडी बहुत लग रही है और आप देख ही रहे हैं नज़ारा के कैसे बच्चे हमारे इंजॉय कर रहे हैं। कभी सोचा मेरा ज़िंदगी में हम ऐसा देखेंगे, तो आए हैं। बहुत खुशी हुई है, लेकिन दुख भी हुआ कि हमारी फ्लाइट मिस होगी। अभी 4 दिन और रुकना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस वजह से हम लोग रुके हैं। और फिर एक अलग नज़ारा देखने को मिला कश्मीर का कि भाई हमने गुलमर्ग में तो बर्फ़ देखी थी, मगर यहाँ पर ये हम पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बहुत खुश है। हमने स्वर्ग देखा है, जन्नत देखा है इसी दुनिया में। तो पीपल आर ट्राइंग मोर एंड मोर कम डाउन। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत अच्छी है, मगर हमारी एक बड़ी समस्या है जो कश्मीर में है। और मैं गवर्नमेंट साहब से शहरों गाँव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर हमारे पास पावर होता तो बहुत अच्छा रहता था। विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर साहब की वजह से, मेहरबानी करके लिए, क्योंकि पावर हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के पलामू पहुंचे और मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। साथ ही इन्होंने एक अवामी रैली से भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए किसान एक वोट बैंक है और हमारे लिए किसान अन्नदाता है और यही कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान का फर्क है। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म पलामू से रवाना हो गए। आज हिंदुस्तान में पानी को लेकर के अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच ऐसी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। मैं बिहार से आए हुए हमारे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। मैं झारखंड के मेरे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। दोनों राज्यों ने सांसदों ने मिलकर के जब भी मेरे पास आए, झारखंड और बिहार के दोनों दिशा के साथ में आए और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है, उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं। इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। पनाह गुज़ीरों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHRC ने हिंदुस्तान से रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने पर अफसोस जाहिर किया। इदारे ने इस हवाले से हिंदुस्तान से वजाहत तलब की है कि इन्हें किन हालात के तहत वापस म्यांमार भेजा गया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंकर, रोहिंग्या के मामले पर UNHRC ने हिंदुस्तान से सवाल किया है, क्या लिखा है उन्होंने? जिस तरह से अगर बात करें UNHRC की अगर बात करें तो जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के अगर जो मसला है तो इस मामले पर जिस तरह से उसे वापस भेजा गया है, इस मामले से जुड़े हुए सवाल जवाब किए गए हैं। और इन रोहिंग्या मुसलमानों की अगर बात करें तो भारत में जिस तरह से कई स्थानों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिस तरह से यहाँ पर उसके खिलाफ कई ऐसे मामले निकल के बाहर आए हैं कि जिसमें कि इन रोहिंग्या मुसलमानों ने बकायदा यहाँ पर भारत के अंदर में कई जगह पर हिंसा से जुड़े हुए और गलत एक्टिविटियों में भी पाया गया था। तो इन तमाम मामलों से जुड़े हुए जो काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था और इस मामले पर रोहिंग्या मुसलमानों पे कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे, जो कि भारत के अंदर में गलत गतिविधियों में जो है वो शामिल पाया जा रहा था। इन तमाम मामलों की जानकारी मिलने के बाद इन रोहिंग्या मुसलमानों का अच्छा खासा यहाँ पे देश के अंदर में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उसको म्यांमार भेजने की जो कोशिश की गई, लिहाजा इस मामले में सवाल जवाब किया गया। अब देखना लाजमी होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है और इस मामले में जिस तरह से अगर मुद्दों की अगर बात करें तो इस मामले पे जल्द ही जो रिपोर्ट भेजा गया है इसका एक औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दी जाएगी और रिटर्न में इस मामले में जो जानकारी दी गई है इस मसले को फिर से भी बाकायदा साझा किया गया। लेकिन अभी तक इस मामले में जो रिपोर्ट की कॉपी है वो मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा रहा है और इस मामले पर स्पष्ट तौर पर यह बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस मामले पर काफी विरोध प्रदर्शन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुआ और उस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत भी बाकायदा भारतीय जांच एजेंसी के पास है, जिसमें कि पता चला कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं भारत के अंदर में कुछ गलत गतिविधियों में शामिल हैं और भारत के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही थी उसमें ये शामिल पाए गए। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस भेजने की जो कवायद जो है पिछले काफी समय से चली आ रही थी और भारत के जो सीमावर्ती एरिया है उस जगह पे भी बाकायदा इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करते हुए इसे बाहर भेजा गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के मार्फत जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो उसे भी भारत की सीमा में अवैध तौर पे प्रवेश करने से रोका गया।
और अगर बात करें असम की, अगर बात करें तो असम में भी जिस तरह से अवैध तौर पर हजारों लाखों की संख्या में वहां पे आके मुसलमान जो वहां पर रह रहे थे, रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे, तो जिस तरह से बाकायदा भारत में एनआरसी के मुद्दे पे एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे या नागरिकता के मुद्दे पे जिस तरह से एक पहल की गई, तो उस मामले पर रोहिंग्या के मुसलमान कहीं भी खड़े नहीं उतर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस मामले पर देखना लाजमी होगा कि भारत अब इस मामले में औपचारिक तौर पर क्या जवाब देता है वो देखना लाजमी। चलिए शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सीबीआई की टीम यूपी के जालौन, लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर में छापे मार रही है। बताया जाता है कि दबंग आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर भी छापा मारा गया। दिल्ली में भी एक मुकाम पर छापा मारा गया। लखनऊ के हुसैनगंज में सफायर अपार्टमेंट में चंद्रकला के घर पर छापा मारा गया है। हमीरपुर में 2 बड़े ताजिरों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। एमएलसी रमेश मिश्रा के घर पर भी छापा मारा गया है। साबिक जिला पंचायत सदस्य संजीव दीक्षित के ठिकानों पर भी सीबीआई ने रेड की है। और हमारे नुमाइंदे नरेंद्र ने पूरे हालात का जायजा लिया। पूर्व समाजवादी सरकार में हुए अवैध खनन के मामले को लेकर आज सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। तत्कालीन हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी चल रही है, तो वहीं दिल्ली के ठिकाने पर भी छापेमारी सीबीआई कर रही है। अवैध खनन से जुड़े कई खनिज माफियाओं के आवासों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। जालौन में राम अवतार राजपूत के आवास पर छापेमारी चल रही है और जालौन के ही दूसरे खनिज माफिया करण सिंह राजपूत के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा, जो खनिज माफिया भी हैं, कई खदानों में अवैध खनन किए हैं, करोड़ों की अकुत संपत्ति जुटाई है, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं हमीरपुर के सतदेव दीक्षित खनिज माफिया के आवास पर भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी से सीबीआई उन तमाम सबूतों और दस्तावेजों को एकत्र करने का प्रयास करेगी जो 2 सालों से हुई जांच में सीबीआई के हाथ नहीं लगे थे। कैमरामैन रमेश के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और लखनऊ में जिस फ्लैट में छापेमारी हुई, वहां से हमारे नुमाइंदे राजीव ने तमाम तर हालात का जायजा लिया। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी सफायर अपार्टमेंट में खड़ा हूं जहां पर स्थित आईएएस बी चंद्रकला के इसी फ्लैट पर सीबीआई ने छापा मारा है। बी चंद्रकला पर आरोप है कि जब वो हमीरपुर की जिलाधिकारी थी तो उस वक्त उन्होंने नियमों और कानूनों को ताक में रख कई अवैध पट्टे दिए थे, जिसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने उन अवैध पट्टों को रद्द करते हुए सीबीआई को इस अवैध खनन से जुड़ी जाँच करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो उसमें हमीरपुर की तत्कालिक जिलाधिकारी बी चंद्रकला, संध्या तिवारी और भवनाथ के ऊपर जो प्रथम दृष्टया जांच हुई, उस जांच में जो अवैध खनन के आरोप लगे थे उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि अब बी चंद्रकला के इस 101 नंबर फ्लैट में सीबीआई अधिकारी इस वक्त रेड डाल रहे हैं। इस वक्त करीब आधा दर्जन से अधिक सीबीआई अधिकारी मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बी चंद्रकला पर आरोप है अवैध खनन का, उससे जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सीबीआई को उम्मीद है कि इस फ्लैट से उन्हें कुछ अहम दस्तावेज मिल सकते हैं, जिसके आधार पर बी चंद्रकला की अवैध खनन में संलिप्तता की पुष्टि हो सकती है। सिर्फ इस वक्त बी चंद्रकला के ऊपर ही नहीं बल्कि हमीरपुर के सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सहित अवैध खनन से जुड़े उन तमाम माफियाओं के खिलाफ भी सीबीआई रेड की इस वक्त रेड चल रही है, जिन पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा है। ऐसे में इस अवैध खनन में शामिल रहे आईएएस अधिकारियों के साथ नेताओं व कई अन्य लोगों की भी हालत खराब हो गई है, या यूं कहें कि हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की इस रेड के बाद क्या सामने आता है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अजीम इत्तेहाद के लिए सीट की तकसीम को लेकर लालू से मिलने जीतन मांझी पहुंचे, लेकिन सीट की तकसीम को लेकर खामोश रहे। मांझी हालांकि मुलाकात करने से पहले मीडिया की जानिब से सीट तकसीम को लेकर सवाल पूछे जाने पर जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं शरद यादव भी लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले हैं। सीट शेयरिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग के लिए सीट शेयरिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहर के लोग
क्लोरोफॉर्म मिला हुआ पानी पी रहे हैं। इस बात का इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हुआ है। जांच के लिए 69 वार्डों में मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लिए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि पानी में काफी मिकदार में क्लोरोफॉर्म और ई कोली बैक्टीरिया मौजूद है। आपको बता दें कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सेहत के लिए बहुत खराब माना जाता है। शहर के लोगों को डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी होने का खदशा है। रोजाना 155 लीटर फी फर्द के हिसाब से पानी सप्लाई किया जाता है। 215 MLD पानी रोजाना शहर में सप्लाई किया जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी समेत मुसलमानों की सभी नुमाइंदा तंजीमें बार बार ये कह रही हैं कि अयोध्या के मस्जिद मंदिर मामले में अदालत उज़्मा का फैसला काबिल कबूल होगा, लेकिन मुकदमे का दूसरा हरीफ आस्था और लोगों के मजहबी जज्बात की बुनियाद पर मुसलसल बयानबाजी कर रहा है, जिससे समाज में इंतशार और बदअमनी को फरोग मिल रहा है। इस बदलते मंजरनामे पर लखनऊ से पेश है तारिक कमर की ये रिपोर्ट। अयोध्या के तारीखी मुकदमे की अगली समाअत अब 10 जनवरी को होनी है। एक तरफ तो मुकदमा अदालत में जेरे समाअत है, दूसरी तरफ आस्था के नाम पर मंदिर बनाने के नारे और तहरीकात भी जारी हैं। ये धर्म है या हर धर्मी? रामविलास वेदांती के मुताबिक कांग्रेस राम मंदिर तामीर में रुकावट डाल रही है। संतों के पास मंदिर तामीर के अपने फॉर्मूले हैं। कुछ शिद्दत पसंद लोग ये भी कहते हैं कि फैसला कुछ भी हो, मंदिर तो वहीं बनेगा। सवाल ये है कि अदालत का एहतराम सिर्फ एक तबके के लोग करेंगे या ये मुल्क के हर बाशिंदे पर फर्ज है। जो कुछ तशद्दुद पसंद तंजीमें और उनके लीडरान तरह तरह के इश्तियाल अंगेज़ और भड़काऊ बयानात देते हैं, उस पर हम लोगों को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग अगर उस पर रिएक्ट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके इन बयानात को नज़रअंदाज करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ा जाए। मेरा मौक़िफ़, हमारी जमीयत का मौक़िफ़ सबका यही है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगी हम उसे मानेंगे और उसी पर सबको चलना है, क्योंकि अदालत का फैसले को कोई इनकार कर नहीं सकता। अब जो लोग इसको ना माने वो बात अलग है, हम लेकिन हमारे जमीयत का खुला हुआ और मैं दीन का खुला हुआ ये वो है कि जो भी अदालत फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से जो कुछ बयानात आ रहे हैं, भले ही अदालत इनसे मुतासिर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज पर इन बयानात का असर जरूर पड़ता है। इन लोगों को, जो उनके उकसाए हुए लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और सेना हो, उन लोगों को अपने काबू में करें और उनको कहें कि कानून की हुक्मरानी है इस मुल्क में, कानून चलेगा, कोई आस्था नहीं चलती है। तो इसलिए ये आज भी आँख खोलने की ज़रूरत है हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हमारे लिए नहीं ख़तरनाक है, मुल्क के लिए, सूबे के लिए। तो ये इनको सबक लेना चाहिए और आंखें खोल देना चाहिए कि कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क। जफरयाब जिलानी ये तो कहते हैं कि अदालत का एहतराम किया जाएगा, अदालत का कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा, लेकिन कुछ लोगों के गैर दस्तूरी बयानात पर ये सवाल भी उठाते हैं कि ये मुल्क आस्था से चलेगा या कानून से। बात चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की या फिर जमायतुल उलमा की, ये तीनों अहम तंजीमें इसी मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का फैसला ही काबिल कबूल होगा। अदालत के बाहर जो कुछ भी बयानबाजी की जा रही है, इस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और ये बाइस अफसोस भी है। मंजरनामा तब्दील करने की ज़रूरत है, अदालत उज़्मा के एहतराम की ज़रूरत है और अगर इस सिलसिले को बंद नहीं किया गया तो नतीजा कुछ भी हो, लेकिन समाज में एक इंतशार ज़रूर पैदा हो जाएगा। लिहाजा दरख्वास्तें भी की जा रही हैं कि बाहर जो बयानबाजी की जा रही है उसको नज़रअंदाज किया जाए और सिर्फ़ अदालत के फ़ैसले पर ही तमाम तर लोगों को अपना जहन मरकूज़ करना चाहिए और अदालत का जो फैसला हो उसी को कबूल भी करना चाहिए। कैमरामैन SK वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी नाकिस कारकर्दगी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी के सबब न सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नाजायज कब्जे बढ़ रहे हैं, बल्कि स्टाफ की कमी के सबब भी बोर्ड काम करने से कासिर है। पेश है रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रियासत का क़याम 1 नवंबर 1956 को अमल में आया था, लेकिन MP में वक्फ बोर्ड का क़याम 1961 में अमल में आया था। बोर्ड के क़याम के वक्त बोर्ड की जरूरत के लिए जो मुलाजमीन की तकर्री की गई, उस वक्त उनकी तादाद 90 थी, लेकिन मौजूदा में ये तादाद घटकर 40 हो गई है। अलमिया ये है कि जो मुलाजमीन रिटायर हुए
उनकी जगह आज तक नए मुलाजमीन की तकर्री नहीं की गई। इस मामले पर मुस्लिम तंजीमें क्या कहती हैं, आप भी सुनिए। हमारे जो अक़लियती इदारे हैं इनमें असल में सर्विस रूल्स नहीं है, और जब भर्ती नियम नहीं है तो उसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा होते हैं। अगर यहाँ कुछ भर्ती कर भी ली जाती है अपने स्तर पर तो वो शासन स्तर पर जाके उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। तो कम से कम अक़लियती इदारों में भी भर्ती नियम होना चाहिए, और जो कमी है स्टाफ की उसकी वजह से काम मुतासर होते हैं तो नई भर्ती भी होना चाहिए। नई सरकार से यही उम्मीद है कि जो काम रुके हुए हैं कर्मचारियों की कमी की वजह से वो काम पूरे हों, तो उसके लिए ज़रूरी जो स्टाफ की यहाँ होना चाहिए उसकी भर्ती की जाए। यहाँ वक्फ बोर्ड इतना बड़ा पूरा मध्य प्रदेश स्तर का एक इदारा है, और इसके लिए जो ज़रूरी काम यहाँ से होते हैं वो कर्मचारी होंगे तो ही हो पाएंगे। बोर्ड के जिम्मेदारान भी इस बात को मानते हैं कि मुलाजमीन की कमी की वजह से बोर्ड का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। हमारे यहाँ करीब एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा, लेकिन करीब 90 के लगभग पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से अभी हमारे यहाँ 40 के लगभग ही काम कर रहे हैं। 50 पोस्ट खाली है। तो किन दिक्कतों का गुजरना पड़ता है आपको? अब काम में डिले होता है बस। एक जो स्टाफ है उसके पास 2-2, 3-3 संभाग के रजिस्ट्रेशन का काम है, तो वो थोड़ा काम तो प्रभावित होता है। यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने शासन को लिखा कि हाँ, लिखा है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बोर्ड का क़याम 1961 में जरूर अमल में आया था, लेकिन आज तक बोर्ड में सर्विस रोल का निफाज नहीं किया जा सका। यहाँ पर जो भी मुलाजमीन काम करते हैं उनकी मुलाजमत का इन्हिसार बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ की ईमा पर होता है। बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ खुश हैं तो नौकरी जारी रहती है, नहीं तो किसको कब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा ये किसी को खबर नहीं होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।